टूट गया गठबंधन, विपक्ष में आईसीयू। जी हां, आईसीयू में विपक्ष। राजनीति के समर में नए दाव, नए पेच, किसने दी किसको पटकनी, कौन जीता बाजी, सियासी अखाड़े की हर खबर के साथ मैं आपके साथ जुड़ रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने यूपी में एसपी से गठबंधन तोड़ने का फैसला करते हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा की 11 सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव में अकेले लड़ने का फैसला किया है। मायावती ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में यादव समाज का वोट ट्रांसफर नहीं हुआ और समाजवादी पार्टी ने मौका गंवा दिया है। हालांकि उन्होंने कहा कि अगर अखिलेश अपने काडर को मजबूत करते हैं तो दोबारा गठबंधन के बारे में सोचा जा सकता है। यदि हमें लगेगा, इस बात को मैं फिर दोहराती हूँ, और यदि हमें लगेगा कि सपा प्रमुख अपने राजनीतिक कार्यों को करने के साथ साथ अपने लोगों को मिशनरी बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर हम लोग जरूर आगे भी मिलकर साथ में चलेंगे। और अगर वे किसी कारणवश इस काम में सफल नहीं हो पाते हैं तो फिर हम लोगों का अकेले ही चलना ज़्यादा बेहतर होगा। इसलिए वर्तमान स्थिति में अब हमने, क्योंकि अभी उनको लोगों को परिवर्तित करने में टाइम लगेगा और जो कुछ सीटों पर बाई इलेक्शन यूपी में होने वाले हैं वो तो कभी भी अनाउंस हो सकते हैं। इसलिए वर्तमान स्थिति में अब हमने उत्तर प्रदेश में यहाँ कुछ सीटों पर होने वाले उपचुनावों में फिलहाल अकेले ही ये चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। वहीं समाजवादी पार्टी से गठबंधन तोड़ने के बाद अखिलेश यादव ने भी उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव में अकेले लड़ने का दावा किया। अखिलेश यादव ने बीएसपी अध्यक्ष मायावती को गठबंधन तोड़ने पर निशाना साधा और उन्हें अकेले चुनाव लड़ने के लिए शुभकामनाएं दी। मैं गठबंधन को कहकर के यही कहूंगा कि अगर गठबंधन टूटा है या गठबंधन के बारे में जो बात रखी गई है, मैं उस पर बहुत सोच समझ कर विचार करूंगा। और जब गठबंधन के चुनाव में है ही नहीं उपचुनाव में, तो हम अपनी समाजवादी पार्टी की तैयारी करेंगे। समाजवादी पार्टी भी 11 सीटों पर पार्टी से राय मशवरा कर करके अकेले लड़ेगी, उसका विचार हम लोग कर लेंगे बहुत जल्दी। अभी कह पाना मुश्किल है, हम अपने लीडर से सभी से राय मशवरा करेंगे, उसके बाद फैसला लेंगे। और अगर रास्ते अलग अलग हैं तो उसका भी स्वागत और बधाई सब लोगों को। थोड़े अपसेट दिख रहे हैं ना अखिलेश। यूपी में गठबंधन टूटने पर बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि यह पूरी तरह से अवसरवादी गठबंधन था। और अब लोकसभा चुनाव में सपा और बसपा के गठजोड़ को लोगों ने नकारा है, क्योंकि यह दो नेताओं के निजी स्वार्थों पर आधारित था। इसके नीचे केवल और केवल अविश्वास की इसकी नींव थी और इसलिए ये ढहना ही था, तो एक दिन होना ही था। और अभी भी अगर, क्योंकि इस चुनाव में पूरी तरह से सपा साफ हुई है, पर अखिलेश यादव जी का अगला कदम क्या होता है कि वो पूर्ण रूप से जड़ समेत सपा को साफ करना चाहते हैं या फिर सपा को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहते हैं, या अपने पिताजी की या अपने चचा की जो समझ है राजनीतिक उसका लाभ लेना चाहते हैं, या फिर पूर्ण रूप से सपा को समाप्त करना चाहते हैं। ये उनका घर का मसला है। इनका गठबंधन टूटना तो पहले से तय था। ये तो माननीय मोदी जी को रोकने के लिए प्रधानमंत्री के बनने के सपने देख रहे थे, जनता ने चूर चूर कर दिया। 100 में 60 हमारा है। ये एक होकर के लड़े, अलग अलग लड़े, भाजपा का कमल ही खिलेगा। तो क्या सीधा आईसीयू जाकर पहुंच गया है विपक्ष? टूट गया गठबंधन, बिखर रहा है पूरी तरह से, पूर्ण रूप से विपक्ष। अब देखिए 15 जून से संसद का सदन बैठने वाला है, बजट सेशन का गठन है। अब आप बताइए, इस तरह से अगर बिखरा हुआ रहेगा विपक्ष, कर्नाटक से लेकर उत्तर प्रदेश तक, राजस्थान से लेकर बिहार तक, हर जगह देखिए अब विपक्ष के बिखरने की हमको तस्वीरें नजर आ रही हैं। अभी तो 12 दिन भी नहीं हुए कि 23 मई का चुनाव और उसके नतीजे निकले। यशवीर राघव भाजपा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विजय कौशिक राजनीतिक विश्लेषक हैं, एसके दत्ता राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं, बादल देवनाथ तृणमूल कांग्रेस के सपोर्टर हैं। लेकिन सबसे पहले जाते हैं अजीत सिंह जो हमारे संवाददाता हैं, लखनऊ से जुड़ रहे हैं, और रवि सिंह जो दिल्ली से जुड़ रहे हैं। अजीत, ये जो बहुत बड़ी संभावना जो घटी है, कल शाम को ही इसके संकेत मिल गए थे, क्योंकि उस मीटिंग में कहीं ये टिप्पणी की गई थी कि अगर अखिलेश यादव डिंपल यादव को नहीं जिता सके, यादव स्ट्रॉन्ग होल्ड में अपने अपने परिवार के सदस्यों को, जैसे अक्षय यादव डिंपल यादव को नहीं जिता सके,
तो उनकी पार्टी की स्ट्रेंथ को कैसे आंका जाए? गठबंधन में वो बराबर के साथी नहीं है। ऐसी वार्ता हुई थी कल की बैठक में। देखिए, बिल्कुल मायावती ने कल ही अपने कैडर की बैठक में साफ कर दिया था कि यादवों का वोट उन्हें ट्रांसफर नहीं हुआ और अखिलेश यादव अपनी पत्नी डिंपल यादव को ट्रांसफर नहीं करा पाए, अपने भाई धर्मेंद्र यादव को नहीं जिता पाए और अक्षय यादव राम गोपाल के बेटे फिरोजाबाद से हार गए। तो निश्चित तौर पर मायावती ने कल ही कह दिया था, जब कैडर की मीटिंग उन्होंने बुलाई थी, सारे कोऑर्डिनेटर और उनके जीते सभी सांसद, जो 10 सांसद थे, वहां पहुंचे थे दिल्ली में आवास पर। उन्होंने कल ही ये साफ कर दिया था कि सभी 11 सीटों पर हम उपचुनाव लड़ेंगे और बगैर समाजवादी पार्टी की लड़ेंगे, क्योंकि हमारा कैडर मजबूत। और मायावती को इस बात का आभास हो गया, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सियासत अखिलेश यादव भी करते हैं, मायावती भी करते हैं और दोनों को इस बात का पता है कि हम कहां मजबूत होंगे। और मायावती ने जितना आज कहा कि अखिलेश यादव अगर अपना सांगठनिक ढांचा मजबूत करते हैं और हमें ये पता चलता है कि वो अपना वोट ट्रांसफर करा पाएंगे, जैसे कि कैराना में आपने देखा था, गोरखपुर देखा था, फूलपुर देखा था, कि मायावती ने बगैर घोषित समर्थन के अप्रत्यक्ष तौर पर कहा था कि हम प्रत्याशी नहीं लड़ाएंगे, हमारा समर्थन एक मैसेज था। मायावती की तरफ से कोई बयान नहीं था, उनके कोऑर्डिनेटरों ने सिर्फ बयान दिया था और उसका असर दिखा कि उपचुनाव में जीत हासिल हुई, जिसके आधार पर गठबंधन हुआ। लेकिन अखिलेश यादव का वोट मायावती को नहीं ट्रांसफर हुआ, जो वो ठीकरा फोड़ रही है और कह रहे हैं कि अब परफॉर्मेंस के आधार पर हम फैसला करेंगे कि अखिलेश यादव हमारे साथ आगे रहेंगे कि नहीं रहेंगे। फिलहाल अभी हम गठबंधन से किनारा करते हैं और अकेले अपने दम पर 11 सीटों पर उपचुनाव लड़ेंगे। अब सवाल यह है कि क्या मुलायम सिंह यादव की बात पर अखिलेश यादव भरोसा करेंगे? उन्होंने पहले ही कह दिया था कि 38 सीटों पर अखिलेश चुनाव लड़ रहे हैं, इतने तो हम सांसद जिताकर रक्षा मंत्री हुए, तो क्या अपने पिता की बात पर दोबारा अमल करेंगे? और अभी जैसा वो कह रहे थे कि हम इस पर तय करेंगे, या तो साथ साथ और नहीं तो नहीं साथ, दोनों पे सबको बधाई। तो निश्चित तौर पर अखिलेश यादव जरूर अपसेट होंगे और अब यह देखना होगा कि अखिलेश यादव आगे की रणनीति क्या बनाते हैं। क्या वो भी सभी 11 सीटों पर उपचुनाव लड़ाते हैं और सपा बसपा एक बार फिर आमने सामने हो जाएगा? एक बात तो तय हो गई आनंद की, सपा और बसपा का दोनों कैडर आपस में नहीं मिल पाया लाख प्रयास के बावजूद, जिसका परिणाम सबके सामने है। अब गठबंधन टूट गया और दोनों लोग अलग अलग हो गए हैं। नहीं, क्योंकि ये हमेशा कहा जा रहा था कि एसी रूम में किए गए दो व्यक्ति के बीच में जो फैसले हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चले भले ही आपने मैनपुरी में जो भी दिखावा किया हो, पर उससे काडर को कन्विंस करना आसान नहीं है। रवि सिंह, एक और बात बताइए, ऐसा क्या है समाजवादी पार्टी में कि जो साइकिल पे बैठता है फायदा उसको पहुंचता है, पर साइकिल को नुकसान उठाना पड़ता है? यूपी के लड़के हो या साथी हो, पटकनी हमेशा साइकिल को मिलती है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से जनवरी के महीने में 3 पार्टियों के साथ में गठबंधन हुआ था और जिसको महागठबंधन कहा जा रहा था और बार बार यही कहा जा रहा था, और अखिलेश यादव कहीं न कहीं एक इशारों में बयान अभी दे रहे थे कि मायावती को प्रधानमंत्री बनाना है, यानी कि मायावती एक दलित चेहरा है, महिला है और उनको आगे बढ़ाना है और यूपी से होके ही दिल्ली की जो है दिल्ली का रास्ता निकलता है, 80 सीटें हैं, तो इसलिए 38 और 37 और 3 का जो समीकरण वहां पर बैठा था। हालांकि इस पूरे चुनाव में मायावती को ही फायदा हुआ, जो 0 से 10 पर आई। अखिलेश यादव जो 5 पे ही सिमट कर रह गए, जो उनके करीबी थे, उनके परिवार के लोग थे, उनकी पत्नी, उनके चचेरे भाई, सब जो है धराशायी हो गए, चुनाव हार गए। तो अब दोनों ही पार्टियों के सामने ज्यादा कोई चारा नहीं बचता, क्योंकि 5 साल के बाद लोकसभा के चुनाव हैं और ये लोकसभा चुनाव से पहले ही गठबंधन हुआ था। अब विधानसभा के चुनाव को ध्यान में रखते हुए ये तमाम समीकरण को फिट करने की कोशिश होगी। 3 जो बाई इलेक्शन हुए थे, कैराना, फूलपुर और गोरखपुर, जहां पर मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम की जो सीटें थी, जहां पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था, जबकि बीजेपी की सरकार थी और उसी को आधार बनाकर यह गठबंधन किया गया था। और वहां पर एक रवि, वहां पर एक आधार रहेगा और लोकसभा चुनाव में रवि, वहां पर एक इंपॉर्टेंट गणित था जो ये गठबंधन और ये सपा बसपा के जो नेता हैं वो भूल गए कि फूलपुर और गोरखपुर के चुनाव में कम से कम 10 से 12% कम वोटर टर्नआउट था। जो वोट टर्नआउट था, जो वोट प्रत्याशित उस वक्त जो वोट पड़े थे, कम से कम 10 से 12% कम थे। ये एक बहुत सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट है और जो जीत का मार्जिन था कोई बहुत बड़ा नहीं था, अगर आप देखें अजीत। और ये जो बात है कि जो एक्चुअल अरिथमेटिक है, कास्ट अरिथमेटिक को आप गणित के तौर पर दिस बटा दिस इज इक्वल टू दिस नहीं कर सकते, दिस जमा दिस इज इक्वल टू दिस आप नहीं कर सकते। आप अगर ऐसा करते हैं तो यानी आप वोटर का इंसल्ट कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा सबक है और अखिलेश यादव के लिए अब ये बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव बिल्कुल इसके पक्ष में नहीं थे कि सपा बसपा का गठबंधन हो। उनके खिलाफ जाकर अखिलेश ने यह फैसला लिया। अब इसका खामियाजा वो भुगत रहे हैं। फायदा जो है, मलाई जो है, वो मायावती खा गई, कटोरा इनके हाथ में छोड़ गई।
बिल्कुल सही बात कहा आपने आनंद की। फायदा इसका मायावती ले गई, मलाई वो काट गई, कटोरा इनके हाथ में छोड़ दिया। और कल मायावती ने कहा भी कि शिवपाल सिंह यादव ने यादव का वोट जो है वो बीजेपी में ट्रांसफर करा दिया। अखिलेश यादव उसमें असफल रहे जब वो कैडर की मीटिंग ले रही थी, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब हम अकेले अपने कैडर के दम पर चुनाव लड़ेंगे। तो निश्चित तौर पर मुलायम सिंह की वो बात सच साबित हुई, जिस बात का वो उनको डर सता रहा था और बार बार कह रहे थे कि गठबंधन ठीक नहीं है, अखिलेश को अपने बल पर, अपने संगठन के बल पर चुनाव लड़ना चाहिए। मायावती 0 से 10 पे आ गई, उनका परफॉर्मेंस ठीक हो गया। अखिलेश यादव घट गए, अपनी पत्नी को नहीं जिता पाए, अपने भाई को नहीं जिता पाए, उनके दोनों चचेरे भाई हार गए, राम गोपाल के बेटे और धर्मेंद्र यादव दोनों। और धर्मेंद्र यादव ने उस वक्त भी विरोध किया था कि अगर ऐसा नहीं होता तो हम गठबंधन के उस पर फैसला किया जाए, उस पर बातचीत किया जाए, विचार किया जाए। और उसके बाद जब चुनाव परिणाम आए तो आपने देखा कि अखिलेश यादव, शिवपाल सिंह यादव और मुलायम सिंह यादव की मुलाकात हुई, और मुलायम सिंह यादव के पास भी सारे लोग गए, क्योंकि नेता वही है, समाजवादी पार्टी के संरक्षक भले हो, लेकिन पार्टी को उन्होंने जिंदा किया, यहां तक ले आया और 38 सांसद जिताकर रक्षा मंत्री बने थे। तो अखिलेश यादव को इस बात को जरूर सीखना होगा कि आखिर उनके काम का फायदा मायावती ले जा रही है। और हमेशा यही होता, जब चुनाव होता और परिणाम ठीक नहीं आते तो मायावती तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, किसी न किसी जात और किसी न किसी दल पर ये ठीकरा फोड़ देती हैं कि इन्होंने हमारा सपोर्ट नहीं दिया, हम गठबंधन से किनारा करते हो, चाहे बीजेपी का मसला रहा हो, चाहे समाजवादी पार्टी का सबसे हम लोगों के सामने है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इसका सीधा लाभ मायावती को मिला और नुकसान अखिलेश यादव को हुआ, क्योंकि कैडर का मेल मिलाप नहीं हो पाया, और जो अब लोकसभा चुनाव में सामने दिख कर आ रहा है और जिसके नतीजे सबके सामने है कि मायावती ने गठबंधन तोड़ दिया और ऐलान भी किया था। जी अजीत और रवि, आपके इनपुट्स के लिए धन्यवाद। अब चलिए हमारे पैनलिस्ट की ओर रुख करते हैं। मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा एसके दत्ता जी से, दो चीजें निकल के आई थी। जब अखिलेश यादव ने इस समीकरण की बात की तो सबने कहा कि अखिलेश यादव इसका सबसे ज्यादा लाभ उठाएंगे, क्योंकि वो झुक कर कॉन्कर करने वाले हैं, स्टूप टू कॉन्कर जो कहते हैं। मायावती को जगह देकर, अजीत सिंह को जगह देकर, सपा और एज अ संगठन और जो है अखिलेश एज अ लीडर बहुत ज्यादा स्ट्रांग निकल के आएंगे। लेकिन आज अगर देखा जाए तो अजीत सिंह तो अपने रास्ते निकल गए, मायावती अपने रास्ते निकल गई, साइकिल पंचर नजर आ रही है, अखिलेश पस्त नजर आ रहे हैं। आनंद भाई स्टूप तो किए पर कॉन्कर नहीं कर पाए। हाँ। कॉन्कर इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि इसके पीछे वजह है। हाँ। जब ये महादलदल बंधन जब बना था, हाँ, उस समय भी मैंने कहा था कि ये महामातम बंधन है और चुनाव के बाद मातम मना के इधर उधर तितर बितर होंगे, और उसकी शुरुआत हो गई। इसके पीछे हमें चीजें समझने की आवश्यकता है। सोशल बेस जो है दोनों रीजनल पार्टीज के, बसपा और सपा के, उसके सोशल बेस बिल्कुल एक दूसरे से विपरीत है। और हमेशा यूपी में जो सोशल टेंशन रहा है, हाँ, ये दोनों सोशल बेस के बीच में रहा है। तो आप कैसे अपेक्षा करते हैं कि 2+2 = 4 हो जाएगा राजनीति में? सोशल साइंसेस में और पॉलिटिकल साइंस में 2+2 या तो 3 होती है या तो 5 होती है। यही गड़बड़ी इन लोगों ने किया है और यही चीज ये लोग समझ नहीं पाए, और उसका नतीजा आज दिखाई दे रहा है। मायावती जी को तो साइकिल पे बैठ के, यानी कि हाथी को साइकिल पे बैठ के वोट तो लेना था। पिछले लोकसभा चुनाव में 0 थे, 0 से 10 पे आ गए, मतलब 1 आगे आ गया। सपा का क्या हुआ? सपा ने तो हाथी को साइकिल में बिठा दी थी, पर सपा सब भूल गए थे कि ये पंक्चर ही नहीं होगा, साइकिल ध्वस्त हो जाएगा। और वही हुआ है यूपी के सिंगल डिजिट्स में आकर लुटी है, सिंगल डिजिट्स में आकर रुकी है समाजवादी पार्टी। और एक बात याद रखें, और एक बात याद रखें विजय कौशिक की, जब बसपा को 2014 में 0 सीटें आई थी तब भी उन्हें 19% वोट शेयर था। जो उनका 19% जो वोट शेयर बेस है ना, जो वोट बेस है, वो सॉलिड हमेशा रहता है। जैसे कि दिल्ली में आप देखिए, बीजेपी का हमेशा 30 से 31% वोट शेयर दिल्ली में रहता है, चाहे उनको कितनी भी सीटें आए, उससे जो प्लस आती है उसके बेसिस पर सीट्स ब्रेकअप होती हैं। मायावती का जो ये बेस है ये और स्ट्रांग हुआ, क्यों? क्योंकि उन्होंने 2-3 चीजें की। अगर आप जाट, यादव, दलित समाज की आप देखें, पॉलिटिक्स देखें, कास्टिस्ट पॉलिटिक्स, विजय कौशिक, तो उन्होंने एक तो अजीत सिंह से जूते उतरवाए और फिर कहा तुम मंच पर आना। दूसरा अभी ये दृश्य जिस पर यशवीर राघव भी टिप्पणी कर रहे थे, डिंपल यादव का मायावती के पैर छूना, ये मायावती के तो फायदे में हुआ, लेकिन कहीं जाकर कहीं ये कास्ट इक्वेशंस में, क्या आज हमारे समाज में ये कास्ट इक्वेशन अभी भी है कि डिंपल यादव ने जब उनके चरण छुए तो कहीं यादव समाज को ये ठीक नहीं लगा, इसीलिए वो हार गई? आनंद जी, ऐसा कहना क्या सही होगा, मुझे बताइए। देखिए, आज भी हमारा देश जाति धर्म के नाम पर छोटे छोटे तबके में, मतलब इतने हालात खराब हैं जातिगत आधार पर कि इसको बदलना बहुत जरूरी है, अन्यथा ये देश कभी तरक्की कर नहीं पाएगा। क्योंकि आज भी हम जाति धर्म में उलझे हुए हैं।
और इसका पर ये फायदा गठबंधन बना ही जाति पर था, ये देखिए, गठबंधन बना ही ये- जाति और धर्म ये के भेद उनकी पे था। व्यक्तिगत- आप ये- मानते हैं इसको? तब तो कह रहे थे आपकी बड़ी बहुत ही सशक्त गठबंधन है, देखिए, कांग्रेस भी इसको सपोर्ट करेगी, बीजेपी के वोट काटेगी, लेकिन गठबंधन को हानि नहीं सबसे पहली पहुंचाएगी। बात तो आनंद जी आपको ये समझ आ जानी चाहिए कि कांग्रेस ने इस गठबंधन का हिस्सा क्यों नहीं बनी। आज परिस्थितियां आपके सामने हैं। हाँ। दूसरी बात, क्योंकि आप जो आपको ये तो कह दो ही रहे सीटें हैं, मिल रही थी, कांग्रेस आप को दो जो ही ये सीटें कह मिल रहे रही हैं थी, कि इस विपक्ष गठबंधन में दो ही ICU सीटें मिल रही पहुंच गया है, थी, जिसमें से तो एक हार गए। ये बेहद गलत बात है। विपक्ष के रूप में कांग्रेस पार्टी अपना धर्म निभाने के लिए क्या पूरी तरह कांग्रेस तैयार पार्टी है। ने कभी ये कहा राहुल था गांधी जी कि ने ये स्पष्ट घोषणा अवसरवादी कर दी गठबंधन है? कि नहीं जो कहा था। हमारे क्या कांग्रेस के पार्टी 52 आपको 23 सांसद मई हैं, 2018 का वो वो दृश्य इंच याद इंच है की लड़ाई जब लड़ेंगे। मायावती, सोनिया गांधी, अखिलेश यादव, राहुल गांधी सब एक साथ हाथ आनंद लेकर जी, खड़े थे आपको विधानसभा मालूम के सामने। होना कि आप 70 मुझे साल में बताइए, इस देश के आप मुझे ऊपर जो बताइए, कर्जा था, आप मुझे वो बताइए, पिछले 5 आप साल मुझे के अंदर बताइए, तो डबल आप हो ये चुका मानते है। हैं कि आपका विकास के गठबंधन नाम अवसरवादी पर था? भाजपा के पास आप कुछ ये नहीं मानते है, हैं कोई ये काम सपोर्ट नहीं जो किया। करना था, जो आपने करने की और कोशिश की, कांग्रेस, उससे नुकसान मैं पहुंचाया निश्चित आपने? तौर पर कह सकता हूं भाजपा को चैन से सोने नहीं देगी, क्योंकि इन्होंने देश को जिस बर्बादी के रास्ते अभी पर तो डाल फिलहाल दिया है, विपक्ष की नींद उसका हराम जवाब है। जनता लेने के अभी लिए तो तैयार फिलहाल बैठी विपक्ष है, की नींद हराम क्योंकि ना है। रोटी है, ना वेंटिलेटर रोजगार है, सपोर्ट में तो इसके विपक्ष अलावा है। कर्ज की बहार अभी है, देखिए, कर्जा डबल हो गया अब 5 साल में। अब देखिए, मेरे से 70 साल की बुलवाइए बात मत विजय करते थे, कौशिक जी। 5 आप साल में देखिए, कर्जा डबल हो गया। राजस्थान में गहलोत पायलट को दोष दे रहे हैं, पंजाब में कैप्टन सिद्धू को दोष दे रहे हैं, वहां कर्नाटक में कुमारस्वामी कोई भी सिद्धरामैया को पार्टी दोष दे रहे समीक्षा तो करेगी। हैं, और मध्य प्रदेश में कमलनाथ को ज्योतिरादित्य और दिग्विजय दोष दे रहे हैं। अब ये बताइए, और यहाँ और ठीक है, अब मैं बिहार की बात करूं तो तेज प्रताप तेजस्वी को दोष दे रहे हैं। मैं यही कह रहा हूं, तेजस्वी तेज प्रताप को दोष दे रहे हैं। यशवीर यादव, यशवीर राघव, ये शुतुरमुर्ग सिंड्रोम से कांग्रेस पार्टी सफर कर रही है। कांग्रेस पार्टी का सोच ऐसा हो गया है कि कल को अगर वो लिविंग फॉसिल भी बन जाए तब भी आपका सोच बदलेगी। कहीं ना कहीं, उसमें कहीं नीतीश ना कुमार जी का रोष था, कहीं ना जो कहीं गुस्सा था देश की जनता के देश सामने को था। एक सशक्त इनमें तो अभी से विपक्ष की जूता बजना आवश्यकता शुरू हो गया है। मलाई के लिए। जनता ये को, लोग देश को सरकार लूटने को के लिए टाइट सत्ता में रखने आए के हैं। लिए, और देखिए निश्चित तौर पर ये विजय देश को कौशिक जी, बर्बादी मैं एक करने बात वाले। कहता हूं, सरकार को टाइट रखने के लिए, सरकार को ट्रैक पे रखने के लिए एक सशक्त विपक्ष की जरूरत तो है। कांग्रेस इस अब भूमिका यहाँ को विपक्षी निभाने के लिए वेंटिलेटर तैयार है। सपोर्ट में हो तो राहुल गांधी जनता जी ने कह किसकी दिया ओर उनके देखे? 52 यशवीर सांसद राघव, इंच की लड़ाई लड़ेंगे। यशवीर राघव, मरे हुए सांप को संजीवनी बूटी देकर जिंदा करके खुद को डसवाने की अगर किसी को कला सीखनी है तो अखिलेश यादव से सीख सकते हैं। कहीं ना कहीं अखिलेश यादव बयान जरूर दे रहे हैं बड़े उत्साह के साथ कि 11 सीटों पे वो लड़ेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं मन में गुनगुना रहे होंगे कि दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। कारण क्या है इसका कि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले जो भी महागठबंधन की रैलियां होती थी उनमें एक वो आह्वान किया करते थे, रैली में भाषण दिया करते थे कि मायावती जी प्रधानमंत्री बनेंगी और मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। लेकिन स्थिति क्या हुई, कहीं ना कहीं उन्होंने जो अरिथमेटिक वाली जो आपने बात कही कि उन्होंने सोचा अरिथमेटिक के माध्यम से चुनाव जीता जाएगा, वही अरिथमेटिक जिस प्रकार से 2014 के लोकसभा चुनावों से पहले एक मैसेज था कि ये फलां पार्टी इस फलां जाति के वोटों पर आधिपत्य रखती है। कहीं ना कहीं मैं जाति का नाम लेना आवश्यकता नहीं समझता, सबके ध्यान में है। वो आधिपत्य खत्म हुआ बिल्कुल भी 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद। 2019 में किसी ने गठबंधन के आधार पर वोट नहीं दिया। अगर अखिलेश यादव कहीं ना कहीं ये सोचते थे कि मुलायम सिंह यादव बैंक वोट बैंक और मुस्लिम वोट बैंक और टाटा वोट बैंक एक होके अन्य पार्टियों को धराशायी कर देगा, वो खुद धराशायी हो गए। क्यों? कहीं ना कहीं गरीब ने जाति के आधार पर वोट नहीं दिया, धर्म के आधार पर वोट नहीं दिया। जिन लोगों को शौचालय मिला उन्होंने भाजपा को वोट दिया, जिन्होंने गैस सिलेंडर मिले पहुंचा कि इनके पास इन सबको जोड़ने का एक कोई स्रोत, एक सूत्र नहीं था। देखिए, सूत्रधार का होना जरूरी है। सूत्र था, वो नकारात्मक सूत्र था ऐसा नहीं कह कि मोदी सकते हटाओ और जातिगत आधार पर वोट मांगो। लेकिन विकास का जो सूत्र मोदी जी ने दिया उस आधार पर लोगों ने वोट दिया। जो तीन समुदाय यूपी में उनकी पॉलिटिक्स एक दूसरे का विरोध करते हुए आगे बढ़ी है, उन्होंने 3-4 जनरेशन से इसी तरह की पॉलिटिक्स देखी है। उनको रातों रात अगर आप कह दें कि भाई सुलह कर लो, सारे घावों के ऊपर आप मलहम लगा दो, आप उनको भूल जाओ, आप सारे घाव और फिर आप आगे बढ़ जाओ, ऐसा नहीं हो सकता। बादल देवनाथ, आप एक बात बताइए, बादल देवनाथ आप एक बात बताइए, क्या ये विपक्ष का दोष नहीं, क्या ये विपक्ष का दोष नहीं कि 1 साल 10 दिन के अंदर, 1 साल 12 दिन के अंदर, मैं विधान सौदा की उस तस्वीर को याद कर रहा हूं। कर्नाटक के विधान सौदा जब कुमारस्वामी ने शपथ ग्रहण किया था, जब कांग्रेस पार्टी ने समर्थन करके नंबर 3 में जो आया है उसको कुर्सी पे बिठाया था, तब लाइन से खड़े हुए थे, सबके सब लाइन से खड़े हुए थे। ममता बनर्जी से लेकर मायावती तक, सोनिया गांधी, राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव, अजीत सिंह तक, सबके सब खड़े हुए थे। तेजस्वी यादव भी था वहां पर,
सबने ऐसा हाथ उठाया था कि ये विपक्ष लड़ेगा मोदी से, अब कहाँ है? सब कहाँ है? मैं और आप लेकर जाएंगे अभी इनके पास ऑक्सीजन सिलेंडर सांस देने के लिए, ताकि इनको वापस खड़ा कर सके हम। नहीं, आप सही बोल रहे हैं। देखिए, ये इलेक्शन खत्म हुआ 27 तारीख को इलेक्शन का टोटल प्रोसीजर खत्म हुआ 27 मई को। आज 4-5 दिन 6 दिन हो गया। मैं आपसे एकदम मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपसे। ये 7-8 दिन हुआ, उसके बाद वो वापस ले जाए 20 में, तो महागठबंधन का क्या होगा? एक तो मैसेज तो चाहिए। ये हम लोग का डिमांड है पूरे देश के अंदर कि हम लोग सब एकजुट रहेंगे, लेकिन एकजुट तो बात मायावती आज क्या किया वो बीएसपी को एसपी को छोड़। अरे पर एक बात बताओ, एकजुट होने के लिए एक लीडर होना चाहिए, एक टीम होना चाहिए। अब एक टीम में 10 कैप्टन होंगे तो खेलेगा कौन? राजनीति में रिश्ते कितने एक टीम में 10 कैप्टन होगा तो खेलेगा कौन? प्रबल होती है, मायावती को दिख रहा है। कौन क्या? अच्छा अभी बोलो, देखो देखो बादल देवनाथ कहते हैं कैप्टन एक ही है ममता बनर्जी। अगर आप बीएसपी के किसी से पूछे कैप्टन एक ही है मायावती, अजीत सिंह को पूछे तो कैप्टन एक ही है अजीत सिंह, टीडीपी को पूछे कैप्टन एक ही है चंद्रबाबू नायडू। ये सब के सब कैप्टन है। सपा को पूछो तो एक ही कैप्टन है अखिलेश यादव। रैली हुआ बंगाल में, जब रैली हुआ रैली में तो सब लोग यहाँ पर आए थे, सब लोग आए थे, पूरा विपक्ष यहाँ पर आए थे, पूरा विपक्ष यहाँ पर आए थे। कुर्सी और जनता ने ऐसा फटकार लगाया ये सिंहासन पर किसी की जो है फेविकॉल का जोर इन लोगों ने बनाया था ना, वो चूर हो गया है, तितर-बितर हो गया है। आज के डेट में बंगाल में 10 दिन के बाद एक तरह से चल रही है, बंगाल में 10 दिन के अच्छा नहीं, अरे एक ईवीएम का एक वीवीपैट पूरी तरह से टैली हुआ, जितना बूथ कैप्चर करना था उतना कैप्चर नहीं हुआ, ऐसा बोलो। नहीं अभी अच्छा आप ईवीएम की बात कर रहे हैं तो इसको भी अब इस बहाने पर भी थोड़ी नजर डाल दे। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने एक बार फिर लोकसभा चुनाव में हार के लिए ईवीएम पर ठीकरा फोड़ा है। ममता बनर्जी ने कहा कि ईवीएम से मिला जनादेश लोगों का जनादेश नहीं है। ममता ने फिर से बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की। इसके लिए ममता ने 21 जुलाई से गणतंत्र बचाओ बैलेट वापस करो अभियान शुरू करने का ऐलान किया है। আমরা 21 জুলাইকে সামনে রেখে গণতন্ত্র বাঁচাও ব্যালট ফিরিয়ে দাও। আমরা ইভিএম মেশিন চাই না ব্যালট চাই। আমাদের ব্যালট ফিরিয়ে দাও, গণতন্ত্র বাঁচাও ব্যালট ফিরিয়ে দাও। जब वो जीतती है तो ईवीएम बहुत अच्छा है, जब हारती है तो ईवीएम पे उंगली उठाई जाती है। इससे अच्छा है ममता जी कांच के अंदर अपना चेहरा देखें। जिस तरीके की तानाशाहीपूर्ण अप्रजातांत्रिक सरकार आपने चलाई है, हिटलरशाही चलाई है, जिस प्रकार सिंडिकेट राज बंगाल में चल रहा है, उसकी परिणति है कि आपकी पराजय हुई है और ये लगातार होगी। यदि अभी भी आपने पीछे पलटकर नहीं देखा तो विधानसभा में ढूंढते रह जाएंगे कि कहाँ पर है टीएमसी के विधायक। और इसलिए ममता जी को चाहिए कि अभी समय है, कम से कम एक बार आईने के सामने खड़े होकर आंख से आंख मिलाकर देखें कि क्या इस प्रदेश की जनता से जो वादा आपने किया था वो पूरा किया है क्या। सही बात है। देखिए ना, अभी कर्नाटक में जो चुनाव हुआ लोकल बॉडीज का, उसमें स्वीप कर गई कांग्रेस पार्टी और जेडीएस का जो कॉम्बिनेशन है स्वीप कर गए। और अभी लोकसभा के चुनाव का रिजल्ट जो है हुआ वो एकदम बिल्कुल मैंने जेडीएस और कांग्रेस गठबंधन के खिलाफ हुआ। और तुरंत जो है उसके बाद ये चुनाव हो रहा है, मैंने परसों तरसों जो रिजल्ट निकला है वो बिल्कुल एक तरफा निकला है। संदेह तो हो रहा है भाई। और ये आश्चर्य की बात है कि मान लीजिए सारी पॉलिटिकल पार्टियां कह रही हैं कि साहब मैंने पेपर बैलेट पर लौटा जाए, इसमें क्या है भाई? ये जिद की क्या बात है? इस जिद से ये लगता है कि कहीं ना कहीं ईवीएम में मैनिपुलेशन की बात है। अब शिवानंद तिवारी जी को कौन बताए कि जिस चुनाव की आप बात कर रहे हैं, जो पंचायत लेवल लोकल चुनाव की आप बात कर रहे हैं, वो बैलेट पेपर से नहीं बिना वीवीपैट के ईवीएम से चुनाव लड़ा गया था, जहां कांग्रेस को 506 सीटें मिली थी और भाजपा को 392। तो वहां पर भी ईवीएम ही चला था। कांग्रेस पार्टी और बाकी सारे विपक्ष को बोल दें कि जो जो ईवीएम का बहाना लेकर सड़क पर उतरे हैं वो सड़क पर ही आके पहुंचे हैं। आप चंद्रबाबू नायडू को ही देख लीजिए। और आपको बताऊं कि 21 जुलाई की खास बात क्या है
21 जुलाई 1993 को ममता बनर्जी ने एक आंदोलन किया था कि बंगाल में वोटिंग सिर्फ वोटिंग कार्ड से होनी चाहिए थी, चुनावी प्रक्रिया एकदम पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हो, इसके लिए उन्होंने आंदोलन छेड़ा था, जहां पुलिस ने गोलियां चलाई थी और 13 से ज्यादा लोग मारे गए थे। इसीलिए उसको शहीद दिवस के रूप में मनाती है और 21 जुलाई को आंदोलन करने के लिए रैली का बहाना ढूंढने के लिए बैलेट पेपर का बहाना पकड़ा है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने ममता बनर्जी और कांग्रेस के बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग पर तंज कसते हुए कहा कि ये लोग चुनाव से पहले भी ईवीएम का रोना रो रहे थे, अब भी रो रहे हैं। ईवीएम को लेकर एक बार फिर विपक्ष लामबंद होने की कोशिश कर रहा है। बात करते हैं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जी से। नकवी जी, चुनाव के नतीजे आए हुए काफ़ी दिन हो गए, अब ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि ईवीएम को लेकर के सभी विपक्षी दलों को लामबंद होना पड़ा। देखो, ये जो ईवीएम विलाप मंडली है, जो चुनाव से पहले ईवीएम को लेकर के हंगामा कर रही थी, धमाल कर रही थी, सवाल खड़े कर रही थी, वो एकदम खामोश और चुप क्यों हो गई, मुझे खुद ताज्जुब हो रहा था। मुझे किसी ने बताया कि साहब इनकी एक कोई रिसर्च टीम है, वो पूरा रिसर्च कर रही है कि इस चुनाव में ईवीएम में कुछ भी तो तकनीकी गलती निकालो और ढूंढो, वो मिल नहीं पाई। तो उसके बाद अब जो है वो फिर हवाई बयानबाजी। क्या ये ईवीएम और वीवीपैट की जो पर्चियों का मिलान का था, उसमें एक भी जगह पर कहीं पर भी ये नहीं पाया गया कि वीवीपैट में जो पर्ची है और जिस उम्मीदवार को वोट मिला है और ईवीएम में जो वोटिंग हुई है उसमें कहीं पर भी कोई गड़बड़ी पाई गई हो। अब तो कोई गड़बड़ी मिल नहीं रही है। अब कह रहे हैं नहीं जी, ये जो लाइट युग है, इस लाइट युग को ख़त्म करके लालटेन युग ला दो, यानी ईवीएम ख़त्म करके और बैलेट पेपर फिर से ले आओ। तो ये सिर्फ हार की हताशा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। सर, छत्तीसगढ़ के बड़े मंत्री हैं टीएस सिंहदेव, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की बड़ी हार हुई थी, उन्हें जीत भी मिली थी, लेकिन अब वो भी इन नतीजों के बाद संदेह उठा रहे हैं ईवीएम को लेकर। अरे भैया, अपनी हार की हताशा में हार का ठीकरा जो है वो ईवीएम के सिर क्यों फोड़ रहे हो? तो इसलिए इससे तो एक चीज़ बहुत साफ हो जाती है ना कि हार की जो हताशा है उनको तमाशा बना रही है। एक बस अंतिम सवाल, पश्चिम बंगाल में सर हिंसा का जो चल रहा है तांडव, वो चुनाव के दौरान भी देखा गया, अब चुनाव के नतीजों के बाद भी वो रुकने का नाम नहीं। देखिए, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, बहुत दुखद है। और पॉलिटिकल वर्कर्स की, सोशल वर्कर्स की, कॉमन पीपल्स की अगर वहाँ पर हत्याएँ की जा रही हैं, हिंसा की जा रही है, तो ये किस लोकतंत्र पर तृणमूल कांग्रेस और उसकी नेता विश्वास करती हैं? ये तो गुंडा तंत्र है पूरा। बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन दिनेश देवरी के साथ विक्रांत यादव, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। बनर्जी, बादल लेबनाथ, ममता बनर्जी विपक्ष की नेता उभर कर आएंगी और वो कहेगी चलिए वापस चलते हैं पुरातन काल में, जहां 4 बजे के बाद बूथ बंद हो जाता था और अंदर सारे लोग खड़े होकर डप्पा लगाते थे, वोटर बाहर खड़ा है और अंदर डप्पे लग रहे हैं। चलिए उसी कल उस काले युग में चले जाते हैं, उस घोर पापी युग में चले जाते हैं वापस। बोलिए, बात सुनिए, बैलेट करेंगी। कोई तो गड़बड़ है, कंप्यूटर जब हैक हो सकता है, ईवीएम भी हैक हो सकता है। हुआ क्या? अरे 24,000 से ज्यादा वीवीपैट मैच हुए, कहीं गलती नहीं निकली। किस बात का बहाना निकाल रहे हैं बादल लेबनाथ? बंगाल की जनता ममता बनर्जी को चुनौती दे रही है, चेतावनी दे रही है। बंगाल की जनता का अपमान कर रही है ममता बनर्जी। बादल देवनाथ, आप एक बात बता रहा हूँ आपको, इसलिए तो ममता बनर्जी बोल रहा है बैलेट पे वोट होना चाहिए। अच्छा, एक बात मुझे बताओ, नहीं, एक मिनट। अच्छा, एक मिनट, बीजेपी का वोट शेयर क्या था 2014 में? बीजेपी का वोट शेयर क्या है आपकी बार बंगाल में? बताओ। अरे बीजेपी का बात छोड़ दीजिए ना। अरे बताओ मुझे, अरे बताओ अभी आप। नहीं, आज आपकी सारे बहानेबाजी, आज सारे बहानेबाजी की पोल खोलूंगा मैं। मुझे बताइए, 23%, 23% वोट शेयर बढ़ा ईवीएम की वजह से। तृणमूल कांग्रेस ने क्या बोला? तृणमूल कांग्रेस ने जिस दिन चुनाव के नतीजे आए उस दिन क्या बोला? हमें 22 सीटें मिली हैं, लेकिन हमारा वोट शेयर 3% बढ़ा है। तब कहां गया ईवीएम का बहाना? तो किसने ईवीएम का झोल झपाटा किया है? तो तृणमूल ने किया ईवीएम का झोल झपाटा। लेकिन अरे मुझे बताइए ना, तो फिर ईवीएम का बहाना क्यों कर रही है अभी? तो ईवीएम का बहाना क्यों कर रही है अभी? सिर्फ गुंडागर्दी करने के लिए, बूथ कैप्चर करने के लिए। यहाँ आपको तस्वीरें दिखाऊं मैं, आपको वीडियो दिखाऊं क्या किया तृणमूल कांग्रेस ने। 250 से ज्यादा बूथ में क्या आरोप है उन पर? आरोप है उन पर कि एक वोटर की उंगली पकड़ के बटन दबाया उन्होंने। एक वोटर की उंगली पकड़ के बटन दबाने की कोशिश की उन्होंने कई सारे बूथ्स में। आप मुझे बताइए, बैलेट पेपर की बात करते हैं,
दत्ता जी बोलिए, एसके दत्ता। इसलिए तो ममता बनर्जी अरे बोल रहा है देवनाथ कि भाई, EVM छोड़ के थोड़ा direct सुनने का पेपर में क्षमता आइए, रखिए ना। direct पेपर में आइए। सबसे पहले तो कोटि कोटि जय श्री राम दीदी को, और उसके बाद अपना बात शुरू करता हूँ। बहुत धौर 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 कह रही थी ना दीदी, बहुत धौर धौर धौर, इनको पकड़ो, इन्होंने धौर 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 कह रही थी ना। जनता ने घेर लिया है ये तृणमूल कांग्रेस को, तृणमूल कांग्रेस जो टीएमसी है ना, वो तानाशाही मॉल कांग्रेस बैलेट पेपर से राम मंदिर, बैलेट पेपर से राम मंदिर। और इसीलिए जनता ने एक तरफा तखास्तु कर दिया है बंगाल के खाई में गिरा के। चप्पा चप्पा पौधों एसके दत्ता, एसके दत्ता एक मिनट, एसके दत्ता, एसके दत्ता एक मिनट, एसके दत्ता, बादल देवनाथ, बादल देवनाथ, बादल देवनाथ, एक तो आगे बुकते पाठ सुना कि वोट ले रहा है कि वोट चोरी कर रहा है कि वोट में गड़बड़ी है, क्योंकि दोनों सब चीज बोल रहे हो आप ये भी बोल रहे हो कि हमको वोट ज्यादा पड़ा तृणमूल को, आप ये भी बोल रहे हो कि बीजेपी राम के नाम पे वोट ले रही है, फिर आप बोल रहे हो कि ईवीएम में गड़बड़ी हो रही है, फिर आप बोल रहे हो कि बैलेट पेपर में वापस। अरे ये इसको कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं, देखिए हिंदी में कहते हैं नाच ना जाने, नाच ना जाने, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, वोट ना आए ईवीएम टेढ़ा, ये आपका है। वोट ना आए ईवीएम टेढ़ा, ये आपकी बहानेबाजी है। यशवीर राघव, प्रॉब्लम ये है जब हम कांच के शीशे में अपना चेहरा दिखता है और हमारा चेहरा गंदा दिखता है तो हमें अपना चेहरा साफ करना चाहिए, ना कि उस कांच के शीशे को तोड़ देना चाहिए। यही स्थिति इस समय टीएमसी की है। जो लोग बैलेट को लूट कर ले जाते थे वो आज बैलेट पेपर की बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप चाहे आरजेडी की बात कर लीजिए, जिस प्रकार से आरजेडी के गुंडे बिहार में किस प्रकार से बैलेट की पेटियों को गायब कर देते थे, चाहे समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में हो, चाहे टीएमसी की बात ममता बनर्जी जी की बात कर लीजिए पश्चिम बंगाल में, ये चाहते ही नहीं है कि निष्पक्ष तरीके से चुनाव प्रक्रिया इस देश में हो। कहीं ना कहीं ईवीएम का जो जैसा आपने जिक्र भी किया 542 लोकसभा सीटों पर 4125 विधानसभा सीटों पर 20,000 से अधिक वीवीपैट जो मशीन है बिल्कुल मिलाई गई है, उनमें तनिक भी त्रुटि नहीं आई है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अपनी हार का ठिकरा फोड़ना है, इसलिए बैलेट पेपर की बात कर रही है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, नया भारत है बालकनाथ जी, ये नया भारत है, ये पीछे मुड़ के नहीं देखेगा, ये आगे बढ़ेगा। इससे अच्छी कोई तकनीकी देश में आएगी तो वो आएगी, लेकिन पीछे मुड़कर बैलेट पेपर पे जाने वाले नहीं है। आपको आत्मचिंतन करना चाहिए, क्यों आपका लगातार लोकसभा में विधानसभा में स्तर गिरता जा रहा है। आपको आत्मचिंतन करना चाहिए, हार से बौखलाइए मत बालकनाथ जी, हार से बौखलाइए मत। आपको भी ध्यान होगा 7 चरण में एक भी चरण ऐसा नहीं गया। अच्छा शांति, शांति। अच्छा एक मिनट, अच्छा कैलाश जी, आज आप थोड़ा, विजय कौशिक जी आज आप थोड़ा शांत बैठे हैं, क्या करें, पस्त है थोड़ा, आपको भी थोड़ा ऑक्सीजन चाहिए, आनंद जी H2O है। सुनिए, जनता की लड़ाई लड़ने के लिए हमें किसी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी लड़ेंगे। अरे आपको मालूम होना चाहिए भाजपा ने देश की वो हालत कर दी है। ये तो कार्बन डाइऑक्साइड से भी खराब बहाना हुआ, ये जनता ये तो कार्बन डाइऑक्साइड से भी खराब बहाना हुआ, ये तो कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। वापस देश को अंधेरे में घुसा भेजने की बात कर रहे हैं। जहाँ बूथ कैप्चरिंग होता था, दंगेबाजी होती थी, गुंडागर्दी होती थी, देश के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं आप। बताइए, देश आगे बढ़ रहा है, आधुनिक तकनीक का इजाद किया गया, वीवीपैट को लाया गया, और आप वापस बैलेट की बात कर रहे हैं। दान में देखे गए ना योजना चेक के हिसाब से, और जनता ने पोस्ट चेक के हिसाब से आप लोगों का दरकिनार कर दिया है। अगला 55 साल के लिए ये सच्चाई है। अरे राफेल अगर विपक्ष का कोई नेता मतलब राहुल तो उसका अधिकार है, उसके बाद देखिए कितना मोदी और धराशायी हो गए चारों तरफ। अरे भाई ज्यादा धराशायी हुए कि घर को बचा नहीं पा रहे, घर को बचा नहीं पा रहे। ऐसा है, आज पहली बार अखाड़ा में विजय कौशिक की आवाज बुलंद नहीं है, क्योंकि वो ये मानते हैं
क्योंकि विपक्ष अब आईसीयू पहुंच चुका है, विपक्ष अब आईसीयू पहुंच चुका है। अच्छा रुक जाइए, अच्छा रुक जाइए, एक मिनट शांति। एसके दत्ता शांति, एसके दत्ता शांति। अच्छा रुकिए, विजय कौशिक एक बात बताइए, विजय कौशिक एक बात बताइए, सुनिए, रुकिए 2016 की, रुकिए एक मिनट 2017, 2016, 2017 की मैं बात करूं तो कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता थे विजय कौशिक जी। रुकिए, अरे रुकिए, मेरी बात सुनिए, अरे मेरी बात सुनिए। 2016, 2017 में कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता थे जिन्होंने एक अर्जी दी थी। उन्होंने ये कहा कि आप वीवीपैट क्यों नहीं ला रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद कि आप वीवीपैट क्यों नहीं ला रहे हैं। 2015-16 की बात है, मुझे याद आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि देखिए, आप जब चुनाव कर रहे हैं, आधा ईवीएम, आधा वीवीपैट, आधा यहां पूरा वीवीपैट कीजिए। इस सरकार ने 3000 करोड़ रुपए सैंक्शन किए। इलेक्शन कमीशन ने कहा देखिए 2019 के चुनाव वीवीपैट से लड़े जाएंगे। कांग्रेस पार्टी के उस वरिष्ठ नेता और कई सारे लोगों ने उसका स्वागत किया। अब की बार जो वोटर है वो वोट दबा रहा है, सिग्नल दिख रहा है, उसके बाद प्रिंट आउट आ रहा है, उसमें दिख रहा है, और वो जाके आगे अलग से छपा हुआ, अलग पड़ा हुआ है। केवल 5 अब आप मुझे बताइए, कांग्रेस के ये नेता हैं जिन्हें ये भी नहीं पता कि जो लोकल चुनाव लड़े गए थे कर्नाटक में, वो बिना वीवीपैट वाले ईवीएम से लड़े गए थे, और वो कह रहे हैं कि बैलेट पेपर से लड़े गए थे। ये इनकी जानकारी है, आप मुझे बताइए। ऐसे लोगों को जनता क्यों वोट देगी, मुझे बताइए। अरे जिनको सवेरे, अरे जिनको सूरज डूबा कि सूरज उगा, इसका फर्क नहीं पता, दिन और शाम का फर्क नहीं पता, ईवीएम और बैलेट का फर्क नहीं पता, वो इस तरह की बहानेबाजी कर रहे हैं। यशवीर राघव, इसीलिए जनता ने आप लोगों को बाहर कर दिया। दत्ता जी, औरों को भी बोलने का मौका दें। कौशिक जी बैठे, उन्हें भी मौका दें बोलने का। विषय ये है, जो मुद्दे की बात है, सुप्रीम कोर्ट में 2 बार लगातार गए कि भाई 100% मशीनों पर वीवीपैट मशीन लगाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इनके जो याचिका की उसको दरकिनार कर दिया। अरे कम से कम आप सुप्रीम कोर्ट पर तो विश्वास कीजिए, लेकिन विश्वास करें कैसे? राहुल गांधी के अलावा आप कहीं विश्वास कर ही नहीं पाते। ना सीएजी पे विश्वास करेंगे, ना सीबीआई पे करेंगे, ना सुप्रीम कोर्ट। मैं सुप्रीम कोर्ट के आधार पर मैंने बात कही है। बोलिए। बड़ी सिंपल सी बात है, जब आरटीआई से जानकारी आई कि 20 लाख ईवीएम मशीनें जो कंपनी ने बनाकर चुनाव आयोग में भेजनी थी, वो चुनाव आयोग के पास भेजी, लेकिन वो चुनाव आयोग तक पहुंची नहीं। ये खबर सही नहीं है, ये खबर सही नहीं है, ये खबर फेक न्यूज है सर, आप फेक न्यूज है, आप फेक न्यूज को पटक रहे हो। नहीं, ये खबर सही नहीं है, ये खबर सही नहीं है, ये खबर फेक न्यूज है। विजय कौशिक जी, कौशिक जी, ऐसा ही एक नया झूठ है। नहीं, कौशिक जी, वो फेक न्यूज साबित हुआ था। विजय कौशिक जी, शायद आपको ज्ञात नहीं, वो फेक न्यूज साबित हुआ था बाद में। नहीं, उसकी मैं आगे नहीं दूंगा। रुकिए, अब चलिए बात बंगाल की करते हैं। रुकिए, बादल देवनाथ, मैं एक बात कह रहा हूं आपसे, सुनिए। बादल देवनाथ, मैं एक बात कह रहा हूं, आप मुझे बताइए, एक बंगाली होने के नाते क्या ममता बनर्जी को बैलेट का बहाना करना चाहिए था, या ममता बनर्जी को बंगाल से पूछना चाहिए था कि तुम्हारी नाराजगी का कारण बताओ, उसका मैं निवारण करूंगी, मैं तुम्हारा विश्वास फिर से जीतना चाहती हूं। उनका एटीट्यूड क्या होना चाहिए? 3 बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निकलो बाहर। चलिए, विपक्ष के आईसीयू पहुंचने, गठबंधन के टूटने और ईवीएम के इस बहाने के बीच में कैसे समय निकल गया पता नहीं चला। अखाड़ा में आज बस इतना ही। आप सबका धन्यवाद, नमस्कार।